नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PSIR में। हम लोग BPSC के लिए और UPSC के लिए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी है इसको पीक फिलॉसफी, यानी कि यूटिलिटेरियन फिलॉसफी या पीक फिलॉसफी, ये मतलब कि ये जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है वो पीक का फिलॉसफी है। यह स्टेटमेंट किसका था? यह स्टेटमेंट जो है वो थॉमस कार्ले ने दिया है। थॉमस कार्ले का मानना था कि यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कुछ नहीं है बल्कि एक पीक फिलॉसफी है। ऐसा इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि याद कीजिए हमने क्या ये डिस्कस किया था यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में, जो कि बेंथम के द्वारा दिया गया था। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, यानी कि अधिकतम सुख देखना है अधिकतम लोगों का, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर। तो आखिरकार इस फिलॉसफी से क्या परिणाम निकलता है? इससे ही निकलता है ना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैक्सिमम हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, मतलब कि जिससे उसको प्लेजर मिलता है उस काम को करते हैं, जिससे प्लेजर नहीं मिलता है उस काम को नहीं करते हैं। मतलब कि अब प्लेजर कौन सा काम में नहीं मिलेगा? आप अगर किसी को ध्यान वैल्यूज पर अपना ध्यान दीजिएगा, अपना इथिकल वैल्यूज पर ध्यान दीजिएगा, अपना मॉरलिटी पर ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर क्या है, आपको उसमें सुख नहीं मिलेगा, प्लेजर नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा जो काम होता है वो कलेक्टिव लोगों के लिए बढ़िया होता है, समाज के लिए बढ़िया होता है। इसलिए लेकिन ये सब चीज़ के जगह पर आप क्या अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस अपना खुद का देखते हैं तो आप गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए यूटिलिटेरियन फिलॉसफी इज ए पीक फिलॉसफी, यह स्टेटमेंट किसका था? थॉमस कार्ले का। अब जैसे पीक, सुअर क्या करता है? वो तो केवल खाते रहता है ना, गंदे गंदे चीज़ों को भी खाता है। इसलिए यूटिलिटेरियन फिलॉसफी इज ए पीक फिलॉसफी, यह स्टेटमेंट किसका था? कार्ले का था। अगला क्वेश्चन है कि JS मिल के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा फिलॉसफी फेमस था? तो इनके टाइम में सबसे ज़्यादा जो फिलॉसफी प्रचलन में था यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ही था। उस समय जो भी लोग थे वो ज़्यादा अपने मैक्सिमम हैप्पीनेस के पीछे ही भाग रहे थे, मतलब इनसे ज़्यादा फ़ायदा मिले वो काम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे थे। इसलिए JS मिल के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा फिलॉसफी फेमस था? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी फेमस था। अगला क्वेश्चन है कि यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन लिबर्टी एंड दी और एक और बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। ये तीनों बुक किसका है? पहला बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, अगला ऑन लिबर्टी, और अगला जो बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। यानी 3 बुक है। ये तीनों बुक के जो राइटर कौन है? JS मिल है। इनको वोमेन राइट के लिए चैम्पियन भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का झलक सबसे पहले किसके काम में देखने को मिलता है? मतलब कि यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का जो झलक है वो सबसे पहले किसके काम में देखने को मिलता है? वो हॉब्स के काम में देखने को मिलता है। ये रिवीजन का क्वेश्चन है। जब हम हॉब्स को डिस्कस कर रहे थे तो हम बताए थे कि हॉब्स जो है वो एक प्रकार से एम्पिरिसिस्ट है, मतलब कि एम्पिरिकल चीज़ों के आधार पर अपना जो थ्योरी है वो दिए हैं। एम्पिरिकल स्टडी मतलब कि इसमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहला कंपैरिजन करना, दूसरा अपने हिस्ट्री से सीखना या कोई भी चीज़ों के हिस्ट्री से सीखना, और एक और है एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन लेना, कंपेयर करना। तो ये चीज़ है कंपेयर, और कंपेयर के आधार पर, कंपैरिजन के आधार पर, दूसरा चीज़ अपना हिस्ट्री के आधार पर या किसी और चीज़ के हिस्ट्री के आधार पर, और तीसरा एक्सपीरियंस के आधार पर जब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक्शन लिया जाता है या थ्योरी दिया जाता है तो उस जो थ्योरी देता है उस थ्योरिस्ट को कहा जाता है एम्पिरिकल थ्योरिस्ट। तो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का झलक सबसे पहले हॉब्स के काम में देखने को मिलता है। हॉब्स ऐसा क्यों? क्योंकि याद कीजिए उन्होंने एक RC मेथड के आधार पर अपना जो है वो जो थ्योरी दिया है। RC मेथड क्या है? तो RC मेथड में क्या है कि ये बात बोला जाता है इस मेथड में कि जो ह्यूमन एक्शन है वो 2 चीज़ों के आधार पर उसका जो ह्यूमन एक्शन है वो गाइड होता है, एक प्लेजर और पेन। यानी कि जिस चीज़ को करने में इंसान को प्लेजर मिलता है तो इंसान वही काम करता है, और जिस चीज़ को काम करने में उसको अगर पीड़ा होता है तो उस काम को नहीं कि इंसान वो उस काम को नहीं करता है। या फिर कोई भी सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उस आधार पर चीज़ों को करते हैं। तो हॉब्स का RC मेथड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान वही काम को करता है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले, और उस काम को करने से दूर भागता है जिससे उसको पेन मिले, पीड़ा मिले। तो इस चीज़ को आधार पर हॉब्स ने बोला था कि आखिरकार लोग पावर के पीछे क्यों भागते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर के पीछे इसलिए भागते हैं ताकि उनका जो लोगों को प्लेजर मिलता है पावर को हासिल करने में। तो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का झलक सबसे पहले किसके काम में देखने को मिलता है? तो हॉब्स के काम में देखता है। RC मेथड जो हम डिस्कस किए थे उसके माध्यम से आप कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फिलोसफर किंग का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। याद कीजिए इनका जो स्टेट था इनका जो स्टेट था वो पेलोपोनेशियन वार में जो था वो हार गया था। तो जो इसलिए फिर जो प्लेटो थे वो इस हार से, पेलोपोनेशियन वार में जो इनका जो सिटी स्टेट था एथेंस वो हार गया था। तो
किससे हारा था? तो स्पार्टा और एथेंस लोगों के बीच में लड़ाई हुआ था। जो प्लेटो थे वो एथेंस से संबंध रखते थे, तो एथेंस जो था वो स्पार्टा से हार गया था। इसलिए वो अपना जो उसका जो स्टेट में जो रूलिंग सिस्टम था उससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे प्लेटो। वो चाहते थे कि हमारा जो स्टेट बने जस्ट स्टेट बने, हमारा स्टेट अगर जस्ट स्टेट होता तो स्पार्टा से नहीं हारता। इसलिए फिलोसफर किंग का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था कि अगर फिलोसफर किंग का रूल लाया जाए, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन का रूल लाया जाए, तो वो जस्ट स्टेट बनाएगा और इस प्रकार का कोई भी बार में हमारा जो स्टेट है वो नहीं हारेगा। तो प्लेटो एगो काइंड ऑफ फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिए थे। प्लेटो कैसे थिंकर है थे अपने प्लेटो अपने अप्रोच में आइडियलिस्ट और डिडक्टिव थे। आइडियलिस्ट बता चुके हैं। आइडियलिस्ट वैसे थिंकर होते हैं कि जो चीज़ें क्या है, मतलब कि एम्पिरिकल बेसिस पर डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि क्या होना चाहिए, मतलब कि आइडियाज़ के बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हैं। क्या होना चाहिए मतलब कि रिलीजन पर उनको ध्यान नहीं होता है कि इंसान का नेचर कैसा है, नहीं, बस क्या इंसान को करना चाहिए। ऐसे तो इंसान को इथिकल काम करना चाहिए, लेकिन कितना इंसान है जो इथिकल काम करता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर काम करता है ना। लेकिन प्लेटो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका वो एक प्रकार से, अब जैसे फिलोसफर की नॉलेजेबल पर्सन का जो रूल होना चाहिए वो उसके माध्यम से आप जस्ट स्टेट बना दीजिएगा। तो नॉलेजेबल पर्सन में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो एक प्रकार से जस्ट स्टेट बना देगा। उसके अंदर तो ग्रिड भी तो है ना, लोभ भी तो है ना। वो अपने ग्रिड के बेसिस पर काम करने लगा, तो यानी कि एक आदमी के केवल जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके हाथ में अगर पूरा स्टेट का अगर बागडोर दे दीजिएगा तो ये क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से पूरा स्टेट को क्या है, एक प्रकार से नुकसान करने वाला बात है ना, उसी कर ले। इसलिए प्लेटो अपने अप्रोच में क्या है? आइडियलिस्ट थिंकर है। आइडियलिस्ट थिंकर मतलब कि आइडियाज़ के बेसिस पर अपना डिसीजन देना, लॉजिक के आधार पर चीज़ों को देखना, ना कि रियलिटी के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, कंपेरिजन के आधार पर चीज़ों को देखना। डिडक्टिव थिंकर के बारे में हम भी डिस्कस कर चुके हैं। डिडक्टिव थिंकर कैसे थिंकर होते हैं? डिडक्टिव थिंकर वैसे थिंकर होते हैं कि ऑलरेडी पहले से दिमाग में बैठाए हुए हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, और उस पर 2-3 को बस एग्जाम्पल ढूंढते हैं, उस एग्जाम्पल के बेसिस पर बता देते हैं कि हाँ हमने जो कहा है वो सही कहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लेटो का मानना है कि फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए, और उस पर क्या करेंगे? वो एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि हाँ कहाँ जो है वो नॉलेजेबल पर्सन का रूल चल रहा है, और उसके आधार पर बोल देंगे कि हाँ मेरा जो थ्योरी था वो सही था। यानी कि प्लेटो जो है वो ऑलरेडी पहले से दिमाग में कंक्लूजन बैठाए हुए हैं, बस उसको जस्टिफाई करने के लिए 4, 5, 6, 10 एग्जाम्पल ढूंढते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि हाँ मेरा जो दिमाग में बात था, मैं जो बोल रहा था वो सही है। तो प्लेटो अपने अप्रोच में कैसे थिंकर हैं? आइडियलिस्ट और डिडक्टिव। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिपब्लिक बुक किसका है? ये जो बुक है प्लेटो का था। द रिपब्लिक बुक किसका है? प्लेटो का। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।